आज अत्यंत व्यथित मन से मैं आपके बीच उपस्थित हूं। यह वक्त अत्यंत कष्ट और वेदना का है। एक एक करके हमारे आत्मीय जन हमसे सदा के लिए अलग हो रहे हैं। नीरज ने कभी कहा था कि हर सुबह शाम की शरारत है, हर हंसी अश्रु की तिजारत है, मत पूछो नाम मुझसे जीवन का, जिंदगी मौत की इबादत है। आज सुबह जब मुझे यह सूचना मिली कि अपनी वाग्मिता से वातावरण को जीवंत करने वाले हमारे बंधु प्रोफेसर राजदेव प्रसाद यादव अब भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं रहे, तो सहसा यह विश्वास नहीं हुआ। विगत माह चलभास पर उनसे बातचीत हुई थी। अस्वस्थ होने के बावजूद उनमें जो विश्वास था, जो कुछ करने कुछ रचने की ललक थी, उससे मैं अभिभूत हुआ और मुझे लगा कि बहुत ही शीघ्र वे स्वस्थ होकर हमारे बीच उसी तरह सक्रिय हो जाएंगे जैसे वे होते रहे हैं। लेकिन उनका इस तरह अचानक चला जाना, अपनी स्मृतियों को हमारे बीच में रखकर, यह अत्यंत शोकाकुल करने वाला प्रसंग है। प्रोफेसर राजदेव प्रसाद यादव एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनका जीवन एक योद्धा का जीवन था। कई मोर्चे पर वे एक साथ युद्धरत रहे। एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही उनकी बहुत सारी जमीन नदी के बहाव में कट गई। परिवार के सामने भरण पोषण का संकट पैदा हुआ, लेकिन इस संकट से गुजरते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। मैट्रिक करने के बाद वे बेतिया आए और महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय में नामांकित हुए। उस महाविद्यालय में एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। प्रोफेसर शिवचंद्र अमर और प्रोफेसर बलराम मिश्र जी के साथ उस समय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बांके बिहारी सिंह का भी स्नेह उन्हें प्राप्त था। स्नातक करने के बाद आजीविका के लिए वे चिंतित हुए और इसी क्रम में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तुर्की में उन्होंने नामांकन कराया। वहां से वे शिक्षा स्नातक हुए। फिर उन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद बेतिया में कुछ शिक्षा प्रेमी राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। कीर्ति शेष वकील प्रसाद जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। राजदेव बाबू उस टीम में शामिल हुए और पहले
राम जयपाल सिंह यादव कॉलेज के रूप में उसकी शुरुआत हुई। कालांतर में राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के रूप में उसे मान्यता मिली। महाविद्यालय कुछ दिनों तक राजगुरु चौक पर चला, फिर वह अपने वर्तमान भूभाग पर आया। महाविद्यालय को वहां लाने में भी राजदेव बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बेतिया में उस समय एक महाविद्यालय महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में कार्यरत था। एक महिला महाविद्यालय भी किसी तरह चल रहा था। बहुत सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे थे। उन्हें शिक्षा देने के लिए, चंपारण की शैक्षिक प्रगति के लिए राजदेव बाबू ने कई लोगों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया, जिसकी परिणति हुई राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के रूप में। आज यह महाविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे प्रतिष्ठा दिलाने में उनकी विशेष भूमिका थी। वे संस्थापक हिंदी विभागाध्यक्ष थे। उनके कारण बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी की ओर उन्मुख हुए। विद्यार्थियों को वे पुत्रवत स्नेह देते थे। उनसे मेरी पहली मुलाकात उस समय हुई जब मैं महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय का विद्यार्थी था। 1978 का वर्ष था। उनके एक विद्यार्थी के सौजन्य से हम दोनों की मुलाकात हुई। मैं उस समय कविताएं लिख रहा था, कवि गोष्ठियों में जा रहा था। एक उत्साही किशोर के रूप में धीरे धीरे मैं परिचित हो रहा था। राजदेव बाबू ने उस समय काफी स्नेह दिया और उसी समय उन्होंने अपनी आत्मीयता के बंधन में मुझे बांध लिया। वे मेरे अग्रज रहे और मैं उनका अनुज बना। राजदेव बाबू से मिलना जुलना जारी रहा। 1978 में जब विद्यार्थी साहित्य संगम की स्थापना हुई तो प्रोफेसर बलराम मिश्र जी उसके अध्यक्ष हुए। राजदेव बाबू उसके उपाध्यक्ष बने और मैं उस संस्था का सचिव बना। हम दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। वे लोक साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय थे। उसी समय उनकी एक पुस्तक आई थी वन्य कुसुम। वह पुस्तक लोक साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वयं उस समय बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर श्याम नंदन किशोर ने उस पुस्तक की प्रशंसा की। लोक साहित्य को अपने विशेष अध्ययन का क्षेत्र बनाकर वे लिखते रहे। उनके कई शोध पत्र पत्रिकाओं में छपे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे वहीं तक सीमित रहे। उन्होंने दिनकर पर, नेपाली पर, उत्तर छायावाद के कई कवियों पर लिखा है और उनका लिखा हुआ प्रकाशित भी हुआ है। मुझे याद है 1996 का वह वर्ष जब वे मुजफ्फरपुर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में
प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित होने आए थे। उस पाठ्यक्रम का एक प्रतिभागी मैं भी था और आज महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं प्रोफेसर सुरेंद्र केसरी जी, वे भी साथ थे। हम तीनों साथ ही रहते थे। उस समय उनकी वाग्मिता ने बाहर से आने वाले विद्वानों को भी चकित कर दिया। काव्य शास्त्र का प्रसंग था। बाहर से आए हुए एक विद्वान बोल रहे थे। अचानक ये उठ गए और इन्होंने टोका कि आप जो उद्धरण दे रहे हैं वह गलत है, और इन्होंने सिद्ध किया। मूल ग्रंथ मंगाकर जब देखा गया तो राजदेव बाबू का कथन सही था। उन्होंने धारा प्रवाह बोलते हुए उसके गलत अध्यापन का खंडन किया। इस अर्थ में वे काफी निर्भीक थे। मैं जब मुजफ्फरपुर में व्यवस्थित हुआ तो जब भी मुजफ्फरपुर आते थे वे मिलते थे, वे स्नेह देते थे, भावी योजनाओं के बारे में विमर्श करते थे, मुझे जगाते थे। वे रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हुए। प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वे चाहते थे कि वह महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रता सिद्ध करे। जिन दिनों वे हिंदी विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने कई राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित कराई। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शुद्ध वृत्ति लेकर शोध वृत्ति के साथ कई शोध कार्य भी की। यह दूसरी बात है कि पीएचडी के लिए पंजीयन कराने के बावजूद वे वह शोध कार्य पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वे मौन साधक नहीं थे। वे प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे एक साहित्यिक व्यक्ति भी थे। तो साहित्यिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रहती थी। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व हमारे बीच है। मुझे याद है कि पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की एक शोध छात्रा जो थारुओं पर काम कर रही थी, चंपारण घूम कर आई तो मुझसे मिलने आई और उसने कहा कि वहां राजदेव बाबू ने उसका काम बहुत सहज कर दिया है। काफी सूचनाएं मिली हैं और उनका वात्सल्यपूर्ण मार्गदर्शन मिला है। राजदेव बाबू की नियुक्ति की अनुशंसा प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा जैसे विद्वान ने की थी। इससे स्वयं सिद्ध होता है कि वे कितने मेधावी रहे होंगे। वे सक्रिय रहे। अपने विद्यार्थियों के रूप में उन्होंने एक भविष्य का निर्माण किया। उन्होंने अपनी परंपरा को अग्रेसित किया। आज भौतिक रूप में भले ही वे हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वे अपने कर्तृत्व के कारण हमारे बीच बने रहेंगे और हमारे बाद जो लोग आएंगे उन्हें भी उनके कर्तृत्व से बल मिलेगा, दिशा मिलेगी। उनका निधन
असामयिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 वर्ष भी वे जीवित रहते तो चंपारण का जो लोक साहित्य है, चंपारण के जो लोक गीत हैं, उनका संग्रह होता और चंपारण की साहित्यिक गरिमा और बढ़ती। आज उनके देहावसान के बाद मैं सश्रद्ध नमन करता हूं। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को वे शांति दें। धन्यवाद।